हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एसएमयू एकेडमी। तो आज आपके लिए आर्ट एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आए हैं यूपीएससी के, जिन्हें सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर में पूछे जाते हैं। हर साल आर्ट एंड कल्चर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, तो आप इन एग्जाम्स के जरिए, इन प्रीवियस ईयर पेपर्स के जरिए एग्जामिन कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे आपको सोल्व करने हैं एंड देखना है कि आप कितने स्कोर कर पाते हैं। तो यूपीएससी 2021 अगर आपका टारगेट है तो ये सॉल्व करने बहुत ही ज़रूरी है। ज्योग्राफी के हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, उसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। एंड इसके अलावा भी हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे हर सब्जेक्ट के, तो आप इन्हें सॉल्व कीजिए और एक खुद को एनालाइज कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, हिस्ट्री का कोर्स हमने शुरू किया हुआ है ऑलरेडी, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू दी एसएमयू एकेडमी एंड आई एम मीना भारद्वाज। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हरप्पन साइट। ओके, तो ऑप्शंस है चहुदारो, कोट दीजी, सोहागोरा, देसालपुर। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कीजिए एंड देखना कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं। तो इनमें से कौन सी साइट है जो हरप्पन साइट नहीं है, ये चीज आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, सोहागोरा आपकी जो है हरप्पन साइट नहीं है। ओके, बाकी अगर हम बात करें चहुदारो एंड कोट दीजी जो है वो पाकिस्तान में है, जो कि आपकी हरप्पन साइट के लिए जानी जाती है। देसालपुर जो है वो कच्छ यानी गुजरात में है। सोहागोरा की अगर हम बात करें तो मौर्यन साइट है जो कि यूपी में है। ओके, एंड इसे हम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के लिए भी जानते हैं। तो ये आपकी जो हरप्पन साइट की अगर स्क्रिप्ट की हम बात करें किस तरह की वो होती है, तो ये आपके सामने है। साथ ही आपकी अगर लोकेशन देखिए, चहुदारो कहाँ पे है, सी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो चहुदारो और कोट दीजिए आपकी पाकिस्तान में है, ये आपकी स्क्रिप्ट एंड यहाँ पे ये आपकी लोकेशन चहुदारो, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। इसके अलावा अगर हम देखें हरप्पा, वो भी आपके पाकिस्तान में ही है। मोहनजोदारो, ठीक है, उसकी भी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें राखी गढ़ी, वो आपके हिसार यानी हरियाणा में है। ओके, एंड नेक्स्ट लोथल, ये आपकी गुजरात में है यानी कि इंडिया में है। तो लोथल राखी गढ़ी हो गया। अच्छा, धोलावीरा भी न्यूज में है रिसेंटली, आज ही आप कह सकते हैं द हिंदू की न्यूज है कि जो धोलावीरा है उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया है। यानी आपकी टोटल जो हेरिटेज साइट है यूनेस्को की वो 40 हो गई है अगर धोलावीरा को मिलाया जाए। तो धोलावीरा जो है आपका गुजरात में है एंड हरप्पन साइट के लिए या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए इसे हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ लोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रान्यू अशोका, यानी कि किंग अशोका मेंशन अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। तो यहाँ पे स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन की बात हुई है, रान्यू अशोका यानी कि किंग अशोका के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो अशोका का एक तरह से स्टोन पोर्ट्रेट है, वो किससे बिलोंग करता है या कहाँ पे है? कंगनहाली, सांची, शाहबाजगरी या फिर सोहगोरा। तो इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपके बुद्धिस्ट हो, जैनिज्म हो या अशोका से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एंड कहीं ना कहीं ये न्यूज में भी रहते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंगनहाली। ओके, कंगनहाली की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटका में। ओनली साइट है जहाँ पे स्टोन पोर्ट्रेट जो है अशोका का है, और ये आप पोर्ट्रेट देख सकते हैं किस टाइप का है। साथ ही अगर हम इम्पोर्टेंट एक और चीज के बारे में बात करें, अशोका का जो पिलर है, ओके, तो एक ये पिलर जो है ये सारनाथ में है, और सारनाथ कहाँ पे है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। एंड एक धर्म पिलर के नाम से भी, इन पिलर्स को धर्म पिलर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, कलिंग वॉर के बाद जब अशोका ने खुद को एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया था या रिलीजन की तरफ वो उनका झुकाव हो गया था, उसके बाद इन पिलर्स की स्थापना की गई थी। क्लियर? सांची की अगर हम बात करें तो सांची स्तूप के लिए जाना जाता है, आपका मध्य प्रदेश में है।
बुद्धिस्ट के लिए जाना जाता है। शाहबाजगरी जो है पाकिस्तान में है, ओके। एंड यहाँ पे भी रोक एडिक्ट पाए गए हैं, कहाँ, किसके, अशोका के, मौर्यन एम्पायर के, यानी कि सोहगोरा की अगर हम बात करें तो ये आपके कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के लिए जाना जाता है। मीन्स एक तरह से हिस्टोरिक, अशोका के बारे में ही एक हिस्टोरिक यहाँ पे हिस्ट्री जो है पता चलती है। लेकिन हम कहें कि रिलीफ स्कल्पचर की अगर हमने बात की है, यानी कि स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, वो कहाँ पे है, वो कंगनहाली में, और कंगनहाली आपका कर्नाटका में यानी साउथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सी विस्टी लेबर, गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो फोर्स्ड लेबर जिसे विस्टी भी कहा जाता था, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट, इट वॉज कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। एक तरह से इनकम का सोर्स था ये स्टेट के लिए, और टैक्स लोगों के जरिए पे किया जाता था। एंड सेकेंड अगर हम बात करें, इट वॉज टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश एंड कठियावाड़ रीजन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। क्या ये मतलब कि मध्य प्रदेश और कठियावाड़ रीजन में नहीं था, तो ये आपको चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। द फोर्स लेबर एज एंटाइटल टू वीकली वेजेस, क्या उन्हें वीकली वेजेस दी जाती थी। फोर्थ है, द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वॉज सेंट एज द फोर्स लेबरर, हम्पी लाइज ऑन तुंगभद्रा रिवर। तो क्या एल्डेस्ट जो सन था उसे ही एज ए लेबरर जो है फोर्स लेबरर में भेजा जाता था। फोर्स लेबर यानी कि आपका जबरदस्ती आपसे मजदूरी करवाई जाती थी, और जिसे विस्टी कहा जाता था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। अगर जरा भी आपको पता है थोड़ा भी, तो आप कर सकते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। सी फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ते हैं, हम सेकंड की बात करते हैं। इट वॉज टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश। नो, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस थी ये मध्य प्रदेश एंड कठियावाड़ रीजन की ही थी गुप्ता पीरियड में। एंड फोर्स लेबर को वीकली वेजेस नहीं दी जाती थी, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ की अगर बात करें तो वो भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि एल्डेस्ट सन नहीं बल्कि किसी भी मेंबर को फोर्स लेबर के लिए भेजा जाता था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ओके। एक तरह से सोर्स था ये इनकम का, और टैक्स जो है पे किया जाता था। साथ ही अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और कठियावाड़ रीजन में ही प्रैक्टिस किया जाता था, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमिल। यानी कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो इंचार्ज रेवेन्यू कलेक्शन का जो इंचार्ज होता था उसे अमिल कहा जाता था। सेकंड, द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। इक्ता सिस्टम, ओके। इक्ता का मतलब होता है इस्लामिक टर्म में कि प्रैक्टिस ऑफ टैक्स, ओके। तो इक्ता सिस्टम जो था वो सुल्तान ऑफ दिल्ली जो थे उन्हीं वाज एन एंशिएंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन, कि ये इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन था या फिर बाद में शुरू किया गया था। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। मीर बख्शी जो ऑफिस एक स्टार्ट किया गया था, एक टर्म जो स्टार्ट की गई थी, वो किसके टाइम पे, खलजी सुल्तान के टाइम पे की गई थी क्या। तो आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, वन ओनली, 1 and 2, 3, 1 and 2 and 3। तो यहाँ पे आप एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इक्ता सिस्टम के बारे में पता है, जो कि बहुत ही फेमस है और आपको पता होना ही चाहिए, ओके। इक्ता के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक इस्लामिक टर्म में प्रैक्टिस होती है टैक्स, तो उसे हम इक्ता कहते हैं। और इक्ता सिस्टम जो है वो किसने शुरू किया था। सी, शुरू ये किया था आपका इल्तुतमिश ने, ओके। जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी तो इल्तुतमिश ने किया था, एंड वो मोहम्मद गोरी से इंस्पायर होके किया था। यानी कि मोहम्मद गोरी की है एक तरह से ये प्रैक्टिस मान सकते हैं आप, जो कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसे बाद में हेरेडिटरी बना दिया था। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो जाता है। फर्स्ट की अगर हम थर्ड की अगर हम बात करें, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी, नो, मीर बख्शी जो है वो खलजी सुल्तान के टाइम पे नहीं आया था, वो आया था अकबर के टाइम पे, ओके। खलजी सल्तनत जो है वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट है, लेकिन मीर बख्शी टर्म जो है वो किसके टाइम पे एग्जिस्ट हुई थी, ये हुई थी अकबर के टाइम पे। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि तो यहाँ पे ए आपका आंसर है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था ये दिल्ली सल्तनत का, एंड इंचार्ज जो रेवेन्यू कलेक्टर जो होता था उसे एक तरह से अमील के नाम से जाना जाता था। कुछ और टर्म अगर हम देखें अकबर के टाइम की देखें तो चीफ काजी जो होता था, हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर के नाम से उसे जाना जाता था। दीवानी अशरफ,
हेड ऑफ लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता था। दीवान की बात करें तो फाइनेंस जो आपके फाइनेंस जो होता था उसे हैंडल करता था, आर्थिक ओके डिपार्टमेंट को। मीर बख्शी जो था हेड ऑफ मिलिट्री पे एंड अकाउंटेंट ऑफिसर के नाम से हम इसे जानते थे। खाने सामान हेड ऑफ द इंपीरियल हाउस होल्ड ओके। तो आप ये चीज थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डाइफिकेशन ऑफ द बुद्धा ट्रेडिंग द पाथ ऑफ द बोधिसत्व इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो इनमें से कौन सा आपका जो फीचर है वो महायान बुद्धिज्म के लिए जाना जाता है ओके। डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा इसका मतलब है डाइटी ऑफ, एक तरह से गॉड की तरह जिसे पूजा जाता है उसे डाइफिकेशन कहते हैं। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, बोधिसत्व का एक रास्ता अपनाना, बुद्धिज्म की तरफ जाना। इमेज वर्शिप एंड रिचुअल ओके, इमेज की वर्शिप एंड रिचुअल्स में बिलीफ रखना। तो ये किसके पार्ट थे? महायान बुद्धिज्म में ये क्या ये तीनों ही इसके पार्ट थे या इनमें से ओके कौन सा नहीं था? तो ऑप्शन चूज कीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, तीनों ही महायान के ये पार्ट थे। एंड इसके अलावा अगर हम कुछ और फैक्ट देखें तो बुद्धिज्म जो था वो 3 टाइप्स का है, हिनायान, महायान और वज्रयान। और ये जो आपके सामने ये महायान के फीचर्स है ओके। हिनायान, महायान, वज्रयान। आपसे पूछा जा सकता है कि ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है या फिर जैनिज्म से रिलेटेड है ओके। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग कल्याण मंडप मंडपास वॉज ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। सी अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, तो उसके बाद हम मिडिवल जब करते हैं तो ये मिडिवल का ही पार्ट है जहां पे आप पहले आप सोल्व कीजिए फिर उसके बाद में बताएंगे। तो कल्याण मंडप वॉज ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ चालुक्य, चांदेला, राष्ट्रकूटास या फिर विजयनगर। तो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अगर आपने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, एंशियंट का भी थोड़ा आइडिया है आपको, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ओके। क्योंकि आपके चालुक्य, चांदेल और राष्ट्रकूट है वो तीनों एंशियंट से बिलोंग करते हैं, जबकि आपका विजयनगर जो है ओके उसके बारे में हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली आप इसे एक इस तरीके से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपको अगर ये चारों ही आपके आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए इन्हें जाना गया है, फेमस रहे हैं ये, तो अगर आपको इनके आर्किटेक्चर का कुछ भी एग्जाम्पल पता है तो आप आसानी से इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट 3 ऑप्शन नहीं है आपके, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है विजयनगर। हम जब विजयनगर और बहामनी किंगडम के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं मंडप के बारे में ओके। कल्याण मंडप जो है एक इम्पोर्टेंट फीचर है उस टाइम का, उनके जो मंडप स्ट्रक्चर था या आर्किटेक्चर था उसका एक पार्ट था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के जो टेम्पल होते थे बनवाए गए थे एंड उनके बीचों बीच एक मंडप बनवाया जाता था, तो इसे कल्याण मंडप कहा जाता था ओके। विजयनगर टेम्पल का ये एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम बात करें चालुक्य की, अगर हम बात करें तो चालुक्य साउथ इंडिया आर्किटेक्चर के लिए इसे जाना जाता है एंड हिंदू गॉड शिवा के लिए इन्होंने काफी जो टेम्पल जो थे वो बनवाए थे ओके। तो ये चीज आपको याद रखनी है। साथ ही अगर हम राष्ट्रकूटास की बात करें तो राष्ट्रकूटास जो थे वो द्रविडियन स्टाइल के लिए जाने जाते हैं एंड गोपुरम के लिए जाने जाते हैं। उनमें अगर सबसे फेमस अगर हम बात करें टेम्पल की तो कैलाश टेम्पल आपका 16th सेंचुरी का, वो किसने बनवाया था? वो आपका राष्ट्रकूटास ने ही बनवाया था। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं ओके। एलोरा केव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है माना जाता है कैलाश टेम्पल को एंड साथ ही ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र औरंगाबाद में ये है। क्लियर? अच्छा ओके। चांदेला की अगर हम बात करें तो चांदेला आपका ये भी आपको पता होना चाहिए कि खजुराहो टेम्पल इसका एक मेन एग्जाम्पल है एंड खजुराहो टेम्पल आपको पता ही है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। एंड शिवा, लॉर्ड शिवा एंड जैनिज्म का एक मिक्सचर यहाँ पे देखा जाता है। तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट निम्बकारा या निम्बारका वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरहिंदी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी वो करेक्ट है? चूज कीजिए। अगर आपको अकबर का टाइम पीरियड पता है, कंटेम्प्रेरी क्या होता है आपका? सेम टाइम। क्या ये सेम टाइम में ही बोर्न हुए थे या फेमस हुए थे?
तो वो चीज आपको बोन पीरियड यहाँ पे कि मेनली इनका जो पीरियड था वो कौन सा था, क्या सेम था अकबर और संत निबारका का? एंड वही संत कबीर जो थे क्या वो इन्फ्लुएंस थे बाय शेख सर अहमद सर हिंदी से वो प्रभावित थे? ये चीज आपको बतानी है। अगर इनका आपको बर्थ टाइम का कुछ भी आइडिया है तो आप इजीली इस स्टेटमेंट को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो दोनों ही स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सी जो संत निम्बारका, ठीक है, वो अकबर के कंटेम्परेरी नहीं थे, क्योंकि अकबर का जो टाइम है वो अलग है, 15th सेंचुरी है। ओके, जबकि संत निम्बारका की अगर हम बात करें तो 13th सेंचुरी, और वैष्णवाइट प्रीचर के नाम से यानी वैष्णविज्म की तरफ की भक्ति के लिए या एक वैष्णवाइट के लिए उन्हें जाना जाता है, वैष्णव हम कहें कि भक्ति के लिए उन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें संत कबीर, तो एक तो शेख अहमद सर हिंदी बहुत उन दोनों का ही अलग टाइम पीरियड रहा है। संत कबीर की अगर हम बात करें तो 14 से 15 सेंचुरी इनका टाइम पीरियड है, और शेख अहमद सर हिंदी जो थे वो 16 सेंचुरी के अराउंड उनका जो टाइम पीरियड है। तो वो इन्फ्लुएंस नहीं थे, संत कबीर जो थे वो शेख अहमद सर हिंदी से इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि रामानंद से काफी प्रभावित थे। एंड शेख अहमद सर हिंदी की अगर हम बात करें तो नक्शबंदी स्कूल ऑफ सूफिज्म से वो रिलेटेड थे एंड ऑर्थोडॉक्स इस्लाम के लिए जाने जाते थे, जबकि संत कबीर जो थे वो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। With reference to the मियां तानसेन, which one of the following statement is not correct? See, not correct आपको बतानी है। तानसेन was the title given to him by Emperor Akbar. तो तानसेन जो टाइटल है क्या एम्पियर अकबर के जरिए दिया गया था? तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस, ध्रुपद कंपोज किया था तानसेन ने, ठीक है, जो कि हिंदू गॉड और गॉडेसेस के ऊपर था। तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पैटर्न, पैटर्न के ऊपर उन्होंने सॉन्ग्स बनाए थे। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागाज, क्या उन्होंने बहुत सारे इन्वेंट किए थे रागाज। तो उसी हम सब जानते हैं ऑलमोस्ट तानसेन के बारे में, लेकिन जो टाइटल की अगर हम बात करें तो ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि ये अकबर ने टाइटल नहीं दिया था, इवन किसने दिया था? महाराजा विक्रमाजीत ऑफ ग्वालियर ने ये टाइटल दिया था किसको? तानसेन को। हाँ, अकबर ने उन्हें अपने नवरत्न में से एक ज्वेल जो था वो उपाधि उन्हें दी थी, वो नवरत्नों में से एक थे एम्पियर अकबर के टाइम पे। क्लियर? बाकी ये तीनों स्टेटमेंट उनसे रिलेटेड है तो ये करेक्ट है। ध्रुपद हो गया, उन्होंने पैटर्न्स के लिए कंपोज किए थे सॉन्ग्स, एंड साथ ही बहुत सारे राग जो थे वो इन्वेंट किए थे। सो हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पियर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट? ओके, तो मैन्यूस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट एक तरह से आप सॉरी कह सकते हैं कि पेंटिंग जो टाइम था या पेंटिंग पीरियड था, इस क्वेश्चन को अगर आप समझे मुगल एम्पियर में से तो कौन से जो मुगल एम्पियर थे उन्हें जाना जाता है इसके लिए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप ये कर सकते हैं आसानी से। सी शाहजहां को अगर हम यहाँ पे देखें तो उन्हें आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, ताजमहल इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो इन तीनों में से अगर हम बात करें तो जहांगीर आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जहांगीर जो थे वो पेंटिंग की तरफ यानी ज्यादा उन्होंने बहुत सारी उन्होंने पेंटिंग्स बनवाई थी एंड आर्ट की तरफ उनका एक हम कहे कि ध्यान था। तो फोर्थ मुगल एम्पियर थे ये। जब आप मिडिवल हिस्ट्री का मुगल टाइम पीरियड पढ़ते हैं तब हम उस टाइम पे ये चीज डिस्कस करेंगे। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग टू, स्थानकवासी सेक्ट किससे बिलोंग करता है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म या फिर शैविज्म? सी अगर आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में उससे पहले अगर आपको वैष्णविज्म और शैविज्म के बारे में पता है तो वैष्णव आपको पता है कि विष्णु डाइटी जो थे विष्णु भगवान की पूजा में को मानते थे, भक्ति मूवमेंट का ही पार्ट रहा है ये साउथ में ही रहा है आपका। शैविज्म की भी अगर हम बात करें तो शिव की पूजा यानी आइडल वर्शिप यहाँ पे हो गई है। स्थान अकवासी का एक मीनिंग यहाँ पे है कि आपकी जो एक तरह से आइडल पूजा ना करके या टेम्पल में पूजा ना करके ओके बाहर की जाती थी या कहीं और की जाती थी, यानी आइडल वर्शिप जो नहीं होती थी, ये उससे रिलेटेड है। तो आप इसे इजीली आंसर दे सकते हैं बी,
ठीक है। बुद्धिज्म में भी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म में आइडल वर्शिप है, ओके, इमेजेस है, लेकिन जैनिज्म में ऐसा नहीं है। तो आप स्थानकवासी जो सेक्ट बिलोंग करता है आपका, किससे बिलोंग करता है? जैनिज्म से। With reference to the cultural history of India, consider the following statement. White marble was used in making Buland Darwaja and Khanka at Fatehpur Sikri. Red sandstone and marble were used in making Ilara, Imam Bara and Rumi Darwaja at Lucknow. तो यहाँ पे कल्चरल हिस्ट्री का ही ये पार्ट है, जहाँ पे हम सैंडस्टोन्स हो गए, मार्बल हो गए, एक इसके बारे में जब हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं एंड हम कहें कि दिल्ली सल्तनत का एंड पीरियड जब लोधी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने काफी मार्बल एंड स्टोन, सैंडस्टोन का यूज किया था। तो उस टाइम पे हम ये चीज पढ़ते हैं, तो उसी से ये रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन चूज कीजिए, क्या आपका जो बुलंद दरवाजा है उसको बनाने में एंड खानका को बनवाने में व्हाइट मार्बल का यूज किया गया है, या फिर इमाम बारा और रूमी दरवाजा को बनवाने में रेड सैंडस्टोन या मार्बल का यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपकी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर हम व्हाइट मार्बल, अगर हम बुलंद दरवाजा की बात करें तो वो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, ओके। तो इसीलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, बुलंद दरवाजे की अगर हम बात करें तो उसमें व्हाइट मार्बल यूज किया गया है, ओके। हाँ, इमाम बाड़ा में आपका रेड सैंडस्टोन यूज हुआ है, लेकिन अगर हम लखनऊ के बुलंद दरवाजा की बात करें, सॉरी, अगर हम रूमी दरवाजा की अगर हम बात करें, सेकंड आपका रूमी दरवाजा है, तो यहाँ पे व्हाइट मार्बल यूज हुआ है, ना कि रेड सैंडस्टोन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। तो इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपका जो फ्यूचर बुद्धा किस नाम से जाना जाएगा और कौन होंगे फ्यूचर बुद्धा, ओके, जो वर्ल्ड को बचाने के लिए आएंगे। तो इन्हीं में से आपको ऑप्शन में से चूज कीजिए। अवलोकितेश्वरा, लोकेश्वरा, मैत्रेय या फिर पद्म पानी। इन चारों में से आपको ऑप्शन चूज करना है। अगर आपको दो का भी आइडिया है तो आप आसानी से आंसर चूज कर सकते हैं, क्योंकि इवन दो नहीं, आपके तीन जो ऑप्शन है वो सेम है बिल्कुल, ठीक है, वो सेम ही नाम है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है सी, मैत्रेय। मैत्रेय नाम से जाना जाएगा। बाकी तीन आप याद रखना कि ये सेम ही है, ओके। अवलोकितेश्वरा, लोकेश्वर और पद्म पानी जो है तीनों सेम है। मैत्रेय की अगर हम बात करें तो ये आपके फ्यूचर बुद्धा के नाम से इन्हें जाना जा रहा है कि ये आपके फ्यूचर बुद्धा होंगे। तो ये आपके सामने एक पोर्ट्रेट है, ये आप देख सकते हैं, ओके, किस तरह के वो उनका एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर क्राफ्ट वर्सेस हेरिटेज ऑफ। तो ये कुछ क्राफ्ट है, यानी कि आपकी, ओके, कुछ स्टेट से रिलेटेड है, वहां की, आई मीन हम कहें कि एम्ब्रॉयडरी या डिजाइन या कढ़ाई से रिलेटेड है, तो वो आपको बताना है। तो पुथुकुली शॉल्स तमिलनाडु, सुजनी एम्ब्रॉयडरी महाराष्ट्र, उपदा जामदनी साड़ीज कर्नाटका। तो ये कहाँ के लिए फेमस है? तो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड है वो करेक्ट है, लेकिन थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। बाय, ओके, जो सॉरी, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, वन ओनली करेक्ट है, यानी कि सेकंड और थर्ड भी आपका करेक्ट नहीं है, सॉरी। तो क्योंकि सूजनी जो है वो बिहार में है, ना कि महाराष्ट्र में, जबकि उपदा की अगर हम उपादा या उपदा की बात करें तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ना कि कर्नाटक में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, कुछ फेस्टिवल ट्रेडिशन है, ओके, या फेस्टिवल हम कहें स्टेट के, तो उसके बारे में आपको बताना है। छापचर कुट फेस्टिवल मिजोरम, खोंगजोम परबा बैलेड मणिपुर, थांगता डांस सिक्किम। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा वो बी होगा, 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट है। छापचर कुट फेस्टिवल एक तरह से जंगल क्लियरिंग या हम कहीं स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से भी इसे जानते हैं, और ये कहाँ पे मनाया जाता है? मिजोरम में। खोंगजोम परबा एक म्यूजिकल आपका फेस्टिवल है, मणिपुर में मनाया जाता है। थांगता डांस जो है आपका वो जो है मणिपुर का है, ना कि सिक्किम का। एक मार्शल डांस के लिए इसे हम जानते हैं, थांगता, ओके, मार्शल डांस आर्ट फॉर्म है ये मणिपुर की।
So here is your next question. The well-known painting Bani Thani belongs to. Okay, Bani Thani, बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल, कांगड़ा स्कूल, किशनगढ़ स्कूल। कई बार आपसे क्वेश्चन पेंटिंग्स के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं और कोई ना कोई आपकी न्यूज में रहती ही है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, एंड आई होप कि आप साथ साथ सोल्व कर रहे हैं और अपने स्कोर भी चेक कर रहे हैं। सी, तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, बनी थनी से कौन सी पेंटिंग जो है, कौन सा स्कूल जो है रिलेटेड है। बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल, कांगड़ा स्कूल, किशनगढ़ स्कूल। यहाँ पे आपके जो 3 स्कूल की हम बात कर रहे हैं वो राजस्थान से ही रिलेटेड है। ओके, एक आपका अलग है, लेकिन यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, किशनगढ़ स्कूल। ओके, किशनगढ़ स्कूल की अगर हम बात करें तो उनकी अगर हम पेंटिंग की अगर हम बात करें तो बनी थनी के नाम से आप आपको एक तरह से जैसे ये पोर्ट्रेट नजर आ रहा है, बनी थनी यानी कि बन ठन के रहना, यानी कि उनकी ज्वेलरी, उनकी ब्यूटी, और वो एक सिंगर भी थी, लेकिन उनकी जो ज्वेलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, या उनका जो हम कहीं पहनावा, उनके लिए वो काफी उनके स्टाइल के लिए वो काफी फेमस थी। ओके, तो इसे बनी ठन यानी बन ठन के रहना, इससे आप ये चीज याद रख सकते हैं। बूंदी स्कूल भी आपका राजस्थान से रिलेटेड है। ओके, जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर स्कूल में आपका अगर पेंटिंग की बात करें तो यहाँ पे मुगल एलिमेंट्स की झलक दिखाई देती है। कांगड़ा स्कूल आपका हिमाचल से रिलेटेड है, जहाँ पे सॉफ्ट कलर जो है वो यूज किया जाता है पेंटिंग्स बनाने में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Most of the Tyagaraja Kritis are devotional songs in praise of Lord Krishna. Tyagaraja created several new ragas. Anamcharya and Tyagaraja are contemporaries. Anamcharya Kirtans are devotional songs in praise of Lord Venkateshwara. तो ऑप्शन चूज कीजिए, यानी कि आपकी हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री का ही पार्ट है ये, एंड त्यागराजा के बारे में यहाँ पे बात हुई है मेनली। अनामचर्या और त्यागराजा, तो उनके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो त्यागराजा कृतीज जो थे वो क्या डिवोशनल सॉन्ग्स जो थे उनके लॉर्ड कृष्णा के लिए थे, यानी उनके जो हम कहे कि उनकी जो भक्ति थी या उनके सॉन्ग्स थे वो किसे डेडिकेटेड थे? लॉर्ड कृष्णा को थे। सेकंड की बात करें, त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल, क्या उन्होंने बहुत से न्यू राग बनाए थे? अनामचर्या एंड त्यागराजा क्या सेम ही टाइम पे उनका टाइम पीरियड था? एंड अनामचर्या कीर्तन जो थे वो क्या लॉर्ड वेंकटेश्वर को डेडिकेट किए गए थे, या उन्हीं के लिए वो सॉन्ग्स थे? ठीक है, या उन्हीं को वो मानते थे? ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 2 and 4 आपका करेक्ट है। कैसे? जो त्यागराजा थे उन्होंने सेवरल न्यू राग बनाए थे। 4 की अगर हम बात करें तो यस, वेंकटेश्वरा के लिए उन्होंने सॉन्ग्स जो थे वो गाए थे, उनके कीर्तन वगैरह का हमेशा वेंकटेश्वरा यानी कि जो विष्णु भगवान के अवतार जिन्हें माना जाता है उनके लिए वो सॉन्ग्स जो थे डेडिकेट करते थे। ओके, एंड अगर फर्स्ट की अगर हम बात करें त्यागराजा कीर्ति, तो वो लॉर्ड कृष्णा नहीं, लॉर्ड राम, भगवान राम के डिवोशनल सॉन्ग जो थे वो गाया करते थे। ओके, एंड अरामचर्या एंड त्यागराजा कंटेम्पररी नहीं थे, क्योंकि दोनों का ही टाइम पीरियड है जो वो अलग था। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। संत त्यागराजा एक तरह से बहुत सारे सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए थे, तेलुगु में ही कंपोज किए थे, और वो किन के लिए थे? लॉर्ड राम के लिए थे। ये दोनों ही साउथ इंडिया में फेमस रहे हैं काफी। ओके, तेलुगु में ही इन्होंने ज्यादातर जो है अपने डिवोशनल सॉन्ग्स जो है वो गाए हैं, चाहे वो त्यागराजा हो या फिर अनाम आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सोत्रांतिका एंड सामित्या वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। Sarvastivadin held that the constituent of phenomena were not wholly momentary but existed forever in a latent form. तो यहाँ पे कुछ आपको सेक्ट के बारे में पूछा है, एंड एक स्टेटमेंट है सोत्रांतिका एंड सामित्या। सेक्ट क्या होता है आपका? सेक्ट का मतलब होता है संप्रदाय। ओके, जब अलग अलग धर्मों के लोग एक ग्रुप बनाते हैं तो एक संप्रदाय जो बनाते हैं, ओके, तो उसे कहा जाता है। क्या ये जैनिज्म के सेक्ट है? सेकंड स्टेटमेंट आपको बतानी है क्या ये करेक्ट है कि जो सर्वस्तिवादी है उनका कहना है कि जो है मोमेंट्री नहीं है, कुछ भी क्षणिक नहीं है, यानी कि परमानेंट है, वो हमेशा के लिए है।
क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि सोत्रांतिका एंड सामित्या किसके सेक्ट है? वो बुद्धिज्म के सेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। हाँ, सेकेंड स्टेटमेंट आपकी जो है वो करेक्ट है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, क्योंकि वो बुद्धिज्म सेक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफन इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट। तो यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स की बात की है हमने। बोधिसत्व पद्मपाणि जो है फेमस है, पेंटिंग किसके लिए फेमस है वो चीज आपको बतानी है। अजंता, बादामी, बाग या फिर एलोरा, कहां पे लोकेशन आपको बतानी है। ओके, तो यहां पे आप ऑप्शन चूज कीजिए। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, अजंता। ओके, अजंता जो है बोधिसत्व पद्मपाणि के लिए जाना जाता है। तो वहीं आप ये पेंटिंग के जरिए देख सकते हैं, ठीक है, कि आपकी किस टाइप की जो पेंटिंग होगी वो। ओके, बाकी आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आप बादामी बाग और जो एलोरा है, ओके, उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि वो किससे रिलेटेड है। ओके, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, हिंदुइज्म से, ओके, और वहां पे वो किसकी पेंटिंग्स के लिए फेमस है। तो ये चीज आपको पढ़ना है। ओके, ये आपके लिए ही क्वेश्चन है और आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ट्रेडिशन एंड कम्युनिटीज। कुछ ट्रेडिशन या हम कहीं फेस्टिवल है और वो आपकी कम्युनिटीज किस कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो चालिया साहिब फेस्टिवल किससे रिलेटेड है? सिंधीज, नंदराज जात यात्रा, गोंड्स, वारी वरकारी, सांथल्स। क्या ये तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखिए, नंदराज जात यात्रा, वो गोंड से रिलेटेड नहीं है, वो एक जात यात्रा है। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है, वारी वरकारी जो है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो वन ओनली होगा। चालिया साहिब फेस्टिवल आपका सिंधी से रिलेटेड है, लेकिन वारी वरकारी आपका सांथल से नहीं है, ना ही नंदराज जाट यात्रा आपकी गोंड से। ठीक है, तो वारी वरकारी की अगर हम बात करें तो ये आपका पाकिस्तान में एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। वहां पे जो हिंदू वहां के जो लोग हैं वो इसे सेलिब्रेट करते हैं एक तरह से। नो, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट, आई मीन नहीं, ये आपका वारी वरकारी नहीं है, ये आप चालिया साहिब फेस्टिवल के बारे में बता रही हूँ, सिंधी, जो कि पाकिस्तान में जो है मेनली जो इसे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, जात यात्रा आपकी उत्तराखंड जाट से रिलेटेड है। ओके, वारी वरकारी की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना, ये मैं थोड़ा सा भूल गई थी। तो नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेमस फॉर सन टेम्पल्स? अरासवली, अमरकंटक एंड ओमकारेश्वर। तो ये तीनों ही जो है आपको इन तीनों में से बताना है कि क्या ये सन टेम्पल के लिए, इनमें से कौन सा सन टेम्पल के लिए फेमस है, या इनमें सन टेम्पल है या नहीं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन चूज कीजिए, इन तीनों में से कोई है, या तीनों ही है, या तीनों 1 2 3। आपका जो ऑप्शन है वो डी है। I'm so sorry, आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है अरासवली के ए है, नॉट अमरकंटक एंड ओमकारेश्वर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा अरासवली। ओके, सन टेम्पल है वहां पे। अच्छा, ये अब आपके लिए होमवर्क है कि अमरकंटक और ओमकारेश्वर जो है उसके बारे में आप बताएंगे कि वो किसके लिए फेमस है। ओके, और ये कहाँ पे है, ये चीज आपको मुझे बतानी है, एंड आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताना। तो ये आपके 20 क्वेश्चन से देखना आपने कितने स्कोर किए हैं। एंड ओके, so don't forget to like, share and subscribe the channel and press the notification bell icon, and please solve कीजिए इन्हें, हम इनका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। Thank you so much for watching and have a good day.